आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत करता हूं। कांग्रेस और बीजेपी लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से जुटी हुई है। प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटों में से बीजेपी जहां 15 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस 10 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार चुकी है। लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर बीजेपी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जगह जगह क्लस्टर बैठकें लेकर कार्यकर्ताओं को एकजुटता और जीत का मंत्र दे रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने कोटा, उदयपुर, भरतपुर में बीजेपी क्लस्टर मीटिंग लेते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण के आरोप लगाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर विकास की गंगा बहा रहे हैं। हम सब मिलकर विकास को लेकर लगातार कांग्रेस को चुनाव में सबक सिखाएंगे। इधर बीजेपी नेता और कोटा के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। वह कोटा से भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। गुंजल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। गुंजल ने कहा कि भाजपा में जनाधार वाले नेताओं को खत्म किया जा रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भाजपा पर भी आपको बता दें आरोप लगाए हैं। गहलोत ने कहा है कि देश में आज लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं। साथ ही साथ इधर बीजेपी ने नए चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति यहां पर कर दी है। आपको बता दें इन सबके बीच सवाल उठते हैं कि लोकसभा चुनाव में इस बार दोनों दलों की क्या रणनीति है। नेताओं के दल बदलने का सिलसिला किसके लिए फायदेमंद होगा, दल बदल नेताओं के लिए या फिर दलों के लिए। सवाल यह भी है कि बीजेपी क्लस्टर बैठकों से अपने आप को कितनी मजबूत कर पाएगी और कांग्रेस बीजेपी को रोकने के लिए क्या कदम उठा पाएगी। आज की हमारी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित रहेगी। चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। जहां पर दल बदल की राजनीति तो तेज हो ही गई है, उसके साथ ही आपको बता दें कि अब क्लस्टर मीटिंग भी लगातार जारी हैं। चुनाव बेहद नजदीक है, जिसके चलते आपको बता दें कि तैयारियां दोनों ही पार्टियों की तरफ से की जा रही है। चाहे आपको बता दें कांग्रेस पार्टी की बात कर लें या फिर भारतीय जनता पार्टी की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी को आड़े लिया और भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की बात उनकी तरफ से कही गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार हुआ, तुष्टीकरण की राजनीति की गई, तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से भी यहां पर कही गई। तो आपको हम ये भी जानकारी दे दें, मुख्यमंत्री लगातार बैठकें ले रहे हैं और आपको बता दें कि तैयारी जो है वो लगातार दोनों ही पार्टियों की तरफ से की जा रही है। तो बता दें आपको कि अब चुनाव बेहद ही नजदीक आ चुके हैं। ऐसे में तैयारी लगातार की जा रही है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जरूर देखने को मिल रही है। तो इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। लक्ष्मीकांत पारेख बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक्षा यादव नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं और इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। सबसे पहले लक्ष्मीकांत जी, आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से अब तैयारी लगातार चल रही है, चाहे दोनों ही पार्टियों की हम बात कर लें, मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार तीखे तंज कसे गए कांग्रेस पार्टी को लेकर और कहा गया कि भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया, तुष्टीकरण इन लोगों ने किया। इनके बड़े चेहरे जो है वो अब चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते हैं। बड़े चेहरे ऐसे हैं कि जिनका पारंपरिक सीट जो है वो वहां से छोड़ के अपने बेटे को किसी और सीट से उतार रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री का उन्होंने जिक्र भी कर दिया। क्या कुछ आप कहेंगे? सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी। घमंडिया गठबंधन पूरा खंड खंड विभक्त हो चुका है और लोग चुनाव लड़ने को इच्छुक नहीं है। बिल्कुल सही कहा माननीय भजनलाल जी ने कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी को अपने पुत्र को दूसरे चुनाव लड़ाना पड़ा अपने गृह क्षेत्र छोड़कर, बड़ी बात है। माननीय अशोक गहलोत जी खुद चुनाव लड़ने को राजी नहीं है। माननीय सीपी जोशी जी, माननीय सचिन पायलट जी, माननीय डोडासरा जी, अन्य अन्य नेता लोग चुनाव से डरे हुए हैं। और डर इस कदर बैठा हुआ है कि चुनाव की बात करते हुए डर लगने लगता है। कहते हैं चुनाव में हम नहीं जाएंगे, छोटे कार्यकर्ता चुनाव लड़वा दो इस बार। उनकी स्थिति ये बनी हुई है। राजस्थान के अंदर जयपुर में प्रताप सिंह खाचरियावास, महेश जोशी जैसे लोगों को चुनाव से किनारा कर दिया। माननीय धारीवाल जी कोटा से भाग रहे हैं, माननीय जितेंद्र सिंह जी अलवर से भाग रहे हैं। तो इस प्रकार की भगदड़ कांग्रेस बची हुई है और जिसका प्रत्यक्ष रूप से ऐसा लग रहा है कि 2024 के इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 25 से 25 सीटें राजस्थान मिलने वाली है। माननीय भजनलाल जी को सही कहा है, कांग्रेस राज्य में भ्रष्टाचार तुष्टीकरण चरम पर था। यदि आप तुष्टीकरण की बात करें तो जयपुर का एक बहुत छोटा उदाहरण बताता हूं आपको मैं। राजस्थान की इस पवित्र धरा जयपुर में
एक रामगंज में तो इसको मोटरसाइकिल में भिड़ंत हो जाती है और 50 लाख को मुआवजा नौकरी की घोषणा। क्योंकि एक व्यक्ति जिसकी लगी थी, दोनों भिड़ंत करने वालों मुस्लिम समुदाय से थे, तो उससे राजनीति करनी थी। लेकिन वही उसी से कुछ किलोमीटर दूर पुरानी बस्ती में एक वाल्मीकि समुदाय के युवक की मुस्लिम समुदाय द्वारा हत्या कर दी गई। उसे 5 लाख का मुआवजा तब दिया जाता है जब पूर्व विधायक माननीय मोहनलाल जी गुप्ता धरने पर बैठते हैं कलेक्ट्रेट पर। लेकिन अच्छा तब 5 लक्ष्मीकांत जी, लाख का एक बड़ी मुआवजा चीज ये भी तो है ना। प्रकाष्ठा है तुष्टीकरण की हद करके कांग्रेस छोड़ दी और जिस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में तुष्टीकरण की राजनीति की, जिसके कारण एक बात यहाँ पर बता दूं, महत्वपूर्ण बात है। राजस्थान के अंदर जब पिछला चुनाव विधानसभा का चुनाव हुआ और विधानसभा चुनाव होने के बाद राजस्थान के अंदर सड़क पर जलते हुए टायर और मुगलिया संघर्ष, ये राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लोगों देखा। माननीय सचिन पायलट जी को लेकर एक धड़ा उद्वेलित था, तो माननीय गहलोत जी की जय जयकार एक धड़ा लगा रहा था, जिसकी परिणति होटलों में हो गई और होटलों में जाकर दोनों के विधायक कैद हो गए और 4.5 वर्षों तक कांग्रेस का कुशासन होटलों से चलता रहा। यहां तक कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने प्रदेश अध्यक्ष व तत्कालीन उप मुख्यमंत्री को निकम्मा नकारा भी कह दिया। तो जो सरकार निवर्तमान रूप से कांग्रेस की राजस्थान में शासन कर रही थी, वह सरकार थी नहीं और कांग्रेस का शासन केवल दिखावे का शासन था। होटलों में बैठकर व्यस्त अपने दिल्ली दरबार की चाटों का व्यस्त रहे माननीय पायलट साहब और माननीय अशोक गहलोत जी, दोनों व्यक्ति। और दिल्ली दरबार की स्थिति बड़ी खराब थी। दिल्ली का जो दरबार कांग्रेस का है उसके वो नेताविहीन है। उसका नेता कौन है? खड़गे जी है, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी है, सोनिया जी, पता नहीं किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, ये पता नहीं है। न्याय की वे यात्रा निकालने जा रहे हैं लेकिन इमरजेंसी में माफी नहीं मांगते। न्याय की यात्रा में दिल्ली के अंदर जाते हैं लेकिन सिख दंगों के लिए माफी नहीं मांगते हैं। लोकतंत्र की हत्या करने के लिए इमरजेंसी लगाई जाती है देश में उनकी दादी के द्वारा, उसके लिए वे जनता से माफी नहीं मांगते। अरे न्याय यात्रा तब परिपूर्ण होती जब न्याय की आप बात करते हो, अपनी गलतियों की आप माफी मांगते, लेकिन आप ये नहीं मांगते और गारंटियां दे रहे राहुल गांधी। अब गारंटी कौन दे रहा है? वायनाड का एक सांसद गारंटियां दे रहा है। एक तरफ गारंटी देता है देश का प्रधानमंत्री जिस पर जनता को विश्वास है, और एक वायनाड का सांसद राहुल गांधी की हैसियत क्या है आज कांग्रेस में? मुझे यहाँ की प्रेरता बैठी बता दे। एक वायनाड के केवल एक सांसद राहुल गांधी जो गारंटियां देते फिर रहे हैं, एक वायनाड के सांसद की गारंटी क्या देश की जनता मान लेगी? न देश की जनता और नेता मानने को तैयार है, कांग्रेस नेता मानने को तैयार है, न गठबंधन गठबंधन नेता मानने को तैयार है। जब से राहुल गांधी न्याय की यात्रा पर निकले हैं तब से आपने देखा हो तो ना माननीय ममता जी ने छिटका दिया, मना कर दिया कि बंगाल में हम आपके समर्थन हम नहीं करेंगे, आपके साथ समझौता नहीं करेंगे, लेकिन पीछे पीछे गिड़गिड़ा रहे हैं कुछ तो सीटें दे दीजिए हमें, लेकिन ममता जी ने मना कर दिया। अखिलेश जी जब पिछली सीट के अंदर बैठा लिया कि पीछे कुछ थोड़ी जगह बैठने को नहीं दे दी। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, प्रहलाद गुंजल ने भी तो कांग्रेस पार्टी का अब दामन थाम लिया। इससे पहले तो लगातार ये देखने को मिल रहा था कि कांग्रेसी नेता बीजेपी में जा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, विषय दो है। प्रहलाद गुंजल जी पार्टी छोड़ते हैं, एक गुलाम नबी आजाद पार्टी छोड़ते हैं, एक कपिल सिब्बल पार्टी छोड़ते हैं, एक कर्ण सिंह यादव और लालचंद कटारिया पार्टी छोड़ते हैं। अब ऐसे तो फिर तो लिस्ट तो बहुत लंबी है। सुन ले प्लीज, सुन ले इस बात को, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। ये पार्टी छोड़ते हैं इस बात को लेकर कि हमारा नेतृत्व नकारा हो चुका है, हमारे नेतृत्व में दम नहीं है, कांग्रेस के नेतृत्व विहीन हो चुका है, कांग्रेस चुनाव लड़ने की स्थिति नहीं है, कांग्रेस पार्टी नहीं रही है, उसमें सुनवाई नहीं होती है। लेकिन प्रहलाद गुंजल जी जिन्हें पार्टी 2 बार टिकट दिया, उन धारीवाल जी साहब ने चुनाव लड़वाया, दोनों बार हार गए, वे किसी नेतृत्व प्रश्न खड़ा नहीं करते कि नेतृत्व भाजपा का नकारा है, ये चुनाव नहीं जीत पाएगा, भाजपा का नेतृत्व ऐसा नहीं है। वे टिकट की आस में कांग्रेस में गए, जो टिकट की आस में कांग्रेस में गए, भारतीय जनता पार्टी टिकट की आस में नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को लेकर लोग कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए। क्योंकि एक बड़ा फर्क है, कांग्रेस का चारों पहिए पंचर हो चुके हैं, जिनमें गैटिस लगाने की भी जगह नहीं बची है। ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चलता हुआ रथ है जो दौड़ रहा है हिंदुस्तान की पवित्र धरा पर, उसमें सब बैठने के लिए आतुर हैं। ठीक है। प्रतीक्षा यादव लगातार बनी हुई है। जाना केवल चुनाव लड़ने का विषय हो सकता है, लेकिन बाकी सब लोगों का नेतृत्व तो विश्वास करके भाजपा में आना। चलिए ठीक है, प्रतीक्षा यादव लगातार बनी हुई है। प्रतीक्षा जी, अब इससे पहले कि अगर हम कुछ दिनों पर नजर डालें तो दल बदल की राजनीति तो तेज हुई है, लेकिन बीजेपी लगातार ये कह रही है कि कांग्रेस की टिकट पर तो कोई चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता है। अब देखिए, चाहे हम हरियाणा की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, बड़े चेहरे जो है वो सामने नहीं आ रहे हैं, बल्कि और लोगों को ढूंढा जा रहा है। अब कल ही जानकारी आई, चिरंजीत सिंह चन्नी को उतारने की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा?
देखिए, सबसे पहले तो मेरा नाम प्रतीक्षा नहीं प्रतिष्ठा यादव है। और दूसरी बात कि हर पार्टी की अपनी रणनीति और अपनी रणनीति से काम करती है। ये तो कह रहे हैं कि कांग्रेस का कोई चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा, लेकिन इनकी पार्टी के तो नेता छोड़ छोड़ के यहाँ पर आ रहे हैं कांग्रेस में चुनाव लड़ने के लिए। अगर उनको कांग्रेस में कोई होप नजर नहीं आता तो वो आते नहीं। झारखंड के उनके बड़े नेता आ गए हैं। आप पूरे देश के अंदर देखिए, हरियाणा से नेता आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं। और दूसरी बात कि आपके यहाँ जो तानाशाही है उससे लोग त्रस्त होके आ रहे हैं कि यहाँ तो सिर्फ एक ही आदमी का डंडा चल रहा है। हमारे प्रदेश का जो मुखिया है वो भी एक रबड़ स्टैंप की तरह राष्ट्रपति और राज्यपाल के जो अधिकार थे वो इतने सीमित होते थे। लेकिन ये पहली बार हो रहा है लोकतंत्र के अंदर कि प्रदेश का मुखिया, प्रदेश का मुख्यमंत्री रबड़ स्टैंप की तरह काम कर रहा है। हर निर्णय के लिए दिल्ली भागना पड़ रहा है। ये पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश देख रहा है कि लोकतंत्र में केवल दो लोगों ने तानाशाही रवैये से किस तरह से पूरे प्रदेश के लोकतंत्र को, पूरे देश के लोकतंत्र को एक जगह, एक पावर सेंटर कर लिया कि यहाँ सिर्फ दो ही लोगों की चलती है। उसके अलावा किसी का कोई वैल्यू नहीं, कोई वजूद नहीं, कुछ बोल नहीं सकते। बोलेंगे तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाती है। तो ये चीजें हैं जो जिस तरह का अराजकता का माहौल बीजेपी ने पैदा कर रखा है इस देश के अंदर, निश्चित रूप से ये इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। इनके खुद के जो पार्टी के सांसद हैं वो कहते हैं कि 400 पार सीटें इसलिए चाहिए बीजेपी को क्योंकि बीजेपी संविधान को बदलना चाहती है। और ये इनकी शुरू से ही दुर्भावना रही है क्योंकि ये पूंजीपतियों की पार्टी है, पूंजीपतियों के लिए काम करती है। आप देखिए, देश के दो उद्योगपतियों की संपत्ति कहां से कहां पहुंच जाती है, लेकिन बाकी पूरा देश महंगाई के गर्त में त्रस्त है। हर गृहिणी को चूल्हा जलाना मुश्किल हो रहा है। महंगाई, आप दाल, आटा, चावल, किसी की कीमत को उठाइए। जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो ये लोग बड़े बड़े प्रदर्शन करते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, लेकिन अभी महंगाई के बारे में एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। दूसरी बात आप ये देखिए, किसानों के लिए 2013-14 के अंदर इन्होंने कहा था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, एमएसपी पे खरीद करेंगे फसल की। लेकिन आज किसानों के मार्ग में कीलें गाड़ दी जाती है। किसानों पर किस तरह से उस आंदोलन को कुचला जाता है, कितनी निरंकुशता से ये पूरे देश ने देखा। तो इनका चाल चलन और चरित्र बिल्कुल देश के सामने साफ है कि इनके कहने, कथनी और करने में बहुत बड़ा फर्क है। दूसरी बात कि देश के प्रधानमंत्री इतनी झूठ बोलते हैं, ये मेरे ख्याल विश्व के अंदर पहली बार होगा कि इतनी झूठ देश के प्रधानमंत्री आकर बोलते हैं कि वो कहते कुछ है और करते कुछ है। ये इन्होंने जो वादे किए, अभी किसानों के लिए कह रहे थे कि हम 12,000 करेंगे, लेकिन वो 8 पर लाके ही रुक गए। बहुत आप एक एक चीज को उठाइए जो इन्होंने कहा था। पेट्रोल डीजल के पूरे इन्होंने राजस्थान में, आपने भी देखा, हमने भी देखा, एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया कि हम पेट्रोल डीजल को हरियाणा और गुजरात के लेवल पर करेंगे। आप लोगों ने इस ओर ध्यान दिया? प्रतिष्ठा जी, आप लोगों ने इस ओर ध्यान दिया? पेट्रोल डीजल की कीमतों में आप लोग कोशिश कर लेते कम करने की? नहीं, हमने जो यूपीए की गवर्नमेंट थी, क्योंकि पेट्रोल डीजल पूरा देश का मामला है। और आज जो अब देखिए ना, अब राजस्थान की बात कर ले, भरतपुर में अलग रेट मिलते हैं, भरतपुर में अलग रेट मिलते हैं, डीग में अलग रेट मिलते हैं पेट्रोल के। अब ये भी चीज देखने वाली है ना। देखिए, मेरी बात को वाइंड अप करने दीजिए। पूरे देश के अंदर जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो क्रूड ऑयल की कीमत जो थी उससे अब 36% डाउन चली गई। उसके बाद पेट्रोल डीजल के रेट बहुत ज्यादा हाई है। तो सरकार मुनाफाखोरी में लगी हुई है। महंगाई से तरफ जनता मरती रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी तिजोरियां सरकार भरती रहे। इस पर इनका जो उद्देश्य है वो ये है। इलेक्टोरल ब्रांड के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, और ये कितना लोकतंत्र के लिए खतरनाक देखना, कितना अमाउंट का इनके पास हिसाब नहीं है। मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार एसबीआई बैंक को भी दी कि भाई आप एक साथ पेश क्यों नहीं कर रहे, पेश कैसे करेंगे? नहीं तो हल्फनामा तो आज दाखिल हो गया ना, हल्फनामा तो दाखिल हो ही गया। तमाम चीजें मैं जवाब दे दूंगा। जी लक्ष्मीकांत जी, हर बात का जवाब दे दो सिलसिलेवार दिया है इन्होंने। बीजेपी का भी तो निकाल के देना, बीजेपी का निकालेंगे तो इनके पैरों तलों की जमीन खिसक जाएगी। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, बताइए किसकी जमीन खिसक रही है? 5 स्टार कर दे थोड़ा सा प्रतिष्ठा प्लीज। अब आप चुप हो जाए, मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। आपने 5 मिनट दिया। अरे बहन प्रतिष्ठा चुप हो जाए तो प्लीज मैं आपकी बात का जवाब दे सकूं। मेरे नहीं, बात का जवाब आप देना, पहले मेरी बात तो कंप्लीट होने दोगे? करिए पूरी बात करिए, आप करने दो मुझे। आपने
नौकरियों का आपने वादा किया था, कितनी नौकरियां आपने सरकारी दी, आप इस देश को बिल्कुल नहीं बताता हूँ। आपने कहा इतना धन ब्लैक मनी है जो प्रत्येक भारतीय के अकाउंट में 15-15 लाख आ जाएंगे, कितनी वो आलू ब्लैक से मनी सोना निकल गया क्या? आलू से सोना निकल गया मेरी बहन? वाइट कर दिया क्या? वो सारी ब्लैक मनी बीजेपी खा गई? दूसरा, जिन पर इन्होंने आरोप लगाया कड़ी आपत्ति के शब्दों पर मैं समझता हूँ कि अब आप इस डिबेट को जिस दिशा में ले जा रहे हैं, मुझे पीछे बोलना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि बोलकर मैं अपनी बहन का अपमान करूं। मुझे ऐसा लगता है कि अपमान करने की भाषा का प्रयोग कर रही हैं, यह आपत्तिजनक है। मैं सुन रही थी लक्ष्मीकांत जी, मुझे मेरी प्लीज आप जिस भाषा का प्रयोग करती है ना, वो कभी कभी गंभीर आपकी भाषा, अपनी भाषा पर कंट्रोल करें प्लीज। आप एक अच्छी प्रवक्ता मेरी बहन, लेकिन अच्छे से अपनी भाषा पर कंट्रोल करें, ज्यादा अच्छे से बोल पाएंगे। नहीं, मैं मेरी भाषा बहुत अच्छी बोल रही हूँ। अपनी भाषा ठीक नहीं है, थोड़ी संयमित भाषा में अच्छे से बोले। माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, हिंदुस्तान की 125 करोड़ 150 करोड़ जनता को प्रतिनिधित्व करते हैं। आपकी भाषा गंभीरता के साथ पोषण करें। देश के प्रधानमंत्री राजस्थान में आकर कहते हैं कि 10 से 12 रुपए। मेरी बहन प्लीज, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, या तो एंकर से निवेदन करूँ या उनकी बात, मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। जिस तरह की फिर मैं इनकी भाषा पे जाऊंगा तो लगेगा मैं बदतमीजी कर रहा हूँ। मैं किसी महिला के साथ महिला के साथ डिबेट नहीं कर रहा। नहीं तो आपकी बात ठीक है। आप प्रतिष्ठा जी अब आपको सुन लिया ना, एक बार इसका जवाब ले लेते हैं ना, फिर बहुत लंबी चर्चा हो जाती है, फिर बहुत चीजें छूट जाती हैं। लक्ष्मीकांत जी बोले। लक्ष्मीकांत जी अब इनको चुप कर दे प्लीज, या तो म्यूट कर दे, चुप कर दे प्लीज। इतना कर सकते तो कर दे आप। मैं इस प्रकार डिबेट का बिल्कुल आदी नहीं हूँ। हाँ नहीं, आप कर रहे हो, मैं आपकी जगह नहीं बोली। आप बोल रहे थे, मैंने सुना। आपने राहुल गांधी जी के लिए अनाप शराब जो भी बोला, मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि आपकी आदत हो चुकी है। बोलिए क्या? लेकिन आपके प्लीज ऐसी डिबेट नहीं होती भाई। प्रतिष्ठा जी, इस प्रकार डिबेट नहीं होती। आप भी अपनी बात का जवाब लें मुझसे, मैं दूंगा आपकी बात का जवाब। आप एक ही बात का जवाब दूंगा मैं आपकी का। आप एक बात आप बोलिए, एक का मैं जवाब देते रहते हो। आपके लेवल पर कर लेते हैं डिबेट। आप 15 मिनट लगातार बोलते हैं, वो डिबेट कैसे होती है वो आपको समझ नहीं आ रही है। नहीं तो अगर 15 मिनट कैसे कोई बोलेगा, वो तो फिर मेरा काम है ना रोकने का। जब तो मैं आपको कह रहा हूँ, रिकॉर्ड है आपके पास, रिकॉर्ड है। 10 मिनट से ऊपर बोले हैं, 10 से 12 मिनट बोले हैं आप। इसके पास रिकॉर्ड, आप चेक कर लीजिए। और मैं एक शब्द नहीं बोली बीच में, ये आप प्रतिष्ठा जी बिल्कुल ठीक बात है, आप नहीं बोली बीच में, मैं उसके लिए नहीं मना कर रहा हूं, लेकिन आपने अपनी चीज रख दी ना। अगर मैं आपको इतना लंबा समय दूंगा, फिर बात बीच में से कट जाती है, तमाम चीजों का जवाब नहीं मिल पाता है। जब उनकी बारी आएगी तो उनको भी रोकूंगा बीच में, ऐसी बात नहीं है। लक्ष्मीकांत जी अब देखिए, प्रतिष्ठा जी ने तमाम चीजें कह दी, अब आप उसका जवाब दे दीजिए। 2 मिनट तो वो बोले, 2-3 हमारे मिनट। प्रतिष्ठा जी, मेरा विनम्रता से अनुरोध है, कृपया अपनी बात को विराम दें और मुझे अपनी बात कहने दें। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी पर आपने सबसे पहले गंभीरता से आरोप लगाने का प्रयास किया कि वे रबर स्टैम्प। एक मिनट सुन लें, आप बीच में नहीं बोले प्लीज। आप बोले हो मेरे बीच में तो मैं भी बोलूंगी। मैंने धैर्य से सुना था, आप धैर्य भैया या तो आप डिबेट बंद करवा दें, या इनको कहते हैं किस तरह की बात कर रही है, ये नहीं चलने वाला। या तो म्यूट कर दें आप। नहीं लक्ष्मीकांत जी अब बोलिए ना, जल्दी बोलिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जो काम किए उससे इनके चेहरे तिलमिलाए हुए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 15 को शपथ ली और 16 तारीख को राजस्थान के मुख्यमंत्री पेपर लीक में एसआईटी गठन कर दिया और 100 से अधिक लोगों को जेल की सजा को पीछे कर दिया। जो पेपर लीक के माध्यम से कांग्रेस के लोगों ने राजस्थान के 70 लाख युवाओं के साथ खिलवाड़ किया था, वे सब जेल के पीछे हैं। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के भागीरथी प्रयास से ईआरसीपी का मुद्दा हल हुआ और यमुना जल समझौता भी हुआ और राजस्थान की जनता 5 साल पानी पी पाएगी, ऐसा तय ऐसा भागीरथी मुख्यमंत्री ने किया। जो साहस राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में नहीं था, जो साहस पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट में था, वह साहस पैदा करने का काम किया तो राजस्थान के यशस्वी भागीरथी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी ने किया। माननीय भजनलाल जी ने 10,000 से अधिक गुंडों को जेल के पीछे कर दिया। कि राजस्थान के मुख्यमंत्री की देन है। आपके मुख्यमंत्री फोटो में बैठते थे, गृह मंत्री के रूप में एसएमएल मुख्यमंत्री था अशोक गहलोत। केवल अब आप बैंक की दूसरी बात कर लेता हूँ। इन्होंने कहा बैंक का इसका अपनी बार मोदी सरकार, राजस्थान में हिंदुस्तान भर में मोदी सरकार के खिलाफ पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस कोई बड़ा आंदोलन खड़े पाई तो बता दे। राजस्थान की जनता और हिंदुस्तान की जनता ने मोदी की गारंटियों पर विश्वास किया। इस कारण राजस्थान की जनता, हिंदुस्तान की जनता ने बार बार मोदी को चुना। क्योंकि मोदी सबसे नहीं हकीकत सुनते हैं, इसलिए लोग मोदी को चुनते हैं। आप याद रखिए। अब किसानों की बात कर रही थी ना मोहतरमा, अब किसानों बारे सुन लें। किसानों को बाजरे के ऊपर एमएसपी बढ़ाने का काम किसने किया? तो मोदी सरकार ने किया। आजादी के बाद एमएसपी बढ़ाने का काम किया तो मोदी सरकार ने किया। आपके मुख्यमंत्री ने तो 5 साल तक बाजरे के केंद्र खरीद के केंद्र नहीं खोले। आपके मुख्यमंत्री निकम्मे ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, और किसानों को छोड़ दिया।
सड़क पर प्रधानमंत्री निकम राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं देखिए, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग आप दोनों ही मत कीजिए। इस तरीके के शब्दों का आप प्रयोग दोनों ही मत कीजिए। अगर आपको कोई पसंद है ना पसंद है वो एक अलग पहलू है, लेकिन नहीं यदि मेरी भाषा इस तरीके का नहीं। सम्मानित पद पर कोई बैठा व्यक्ति के लिए इस तरीके का आप शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। किसानों के साथ अन्याय किया और उन्होंने पसंद होना ना पसंद होना एक अलग चीज होती है, जिसके कारण राजस्थान के किसानों को हरियाणा में बाजरा बेचने जाना पड़ा। आबाद में धन्यवाद। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, रुकिए आप। लक्ष्मीकांत जी आप रुक जाइए। अब आप एक बार सुन लेते हैं प्रतिष्ठा जी को कुछ एक बार सुन लेते हैं। प्रतिष्ठा जी देखिए, सबसे बड़ा सवाल ले देखिए यही आता है कि अगर बीते हुए जब आपकी सरकार थी इतने सालों में अगर आपने बेहतर काम कर लिए होते तो भारतीय जनता पार्टी को मौका ही नहीं मिलता सरकार बनाने का। देखिए ये लोग झूठ बोलकर आए। इन्होंने प्रधानमंत्री आकर कहता है 10-12 रुपए पेट्रोल डीजल में सस्ता होगा। क्या किया? अब आपके सामने पूरे राजस्थान में देखा है कि क्या 10-12 रुपए बोल के गए। इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा मुद्दा बनाया, एक माहौल क्रिएट किया। आज ये कह रहे हैं कि इतनी जल्दी कुछ कंट्रोल नहीं हो सकता। आप देखिए सब कुछ कंट्रोल है, कांड हो जाते हैं, लेकिन ये कुछ कंट्रोल है। आज राजस्थान में गृह की स्थिति बहुत अच्छी है, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है। ईआरसीपी के ऊपर अशोक गहलोत की सरकार ने 1700 करोड़ रुपए से निर्माण कार्य करवा दिए थे। इन लोगों ने रोका केवल राजनीतिक सत्ता के लिए। नहीं प्रतिष्ठा जी, अब देखिए ना, अब जो पूछ रहा हूं उसका जवाब आप दे ही नहीं पा रही हैं। अगर आपने इतना बेहतर काम किया होता और अगर भारतीय जनता पार्टी, ये आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला और सरकार बनाई, तो या तो आप ये कह रही हैं कि जनता बेवकूफ है, जनता को समझ ही नहीं आ रहा। अगर आप इतने बेहतर काम करती तो जनता इनके पास जाती क्यों? जनता तो फिर आपके पास ही लौट के आती ना। 3 ठगों की कहानी आपने सुनी होगी, नहीं सुनी तो मैं बता दूं कि जनता को तो बार बार इन्होंने जो झूठ बोला तो उस पर जनता फंस गई इनकी झूठ में। लेकिन अब जनता के सामने अरे प्रतिष्ठा जी आप एक चीज बताइए, जनता राजस्थान में भी फंस गई, मध्य प्रदेश में भी फंस गई, छत्तीसगढ़ में भी फंस गई, बस हिमाचल में नहीं फंस पाई है। आप ये देखिए कि जनता इनको बहुत जल्दी, क्योंकि 10 साल का समय कम नहीं होता है, इस बार के लोकसभा चुनाव में इनको पता चल जाएगा। और हमने लगातार लंबे टाइम तक, इसका मतलब तो ये भी ये माने ना कि ये लोग इतने टाइम नकारा रहे, तब इनको सत्ता से इतने लंबे टाइम पर देश की जनता ने बाहर रखा। ये सत्ता का परिवर्तन एक एंटी इनकम टैक्स मान लीजिए या कोई भी रीजन होता वो होता है। चलिए मैं कुछ चीजें ऐसी है जिन पर मैं शायद मीडिया में बैठकर नहीं बात कर सकते, लेकिन आप ये देखिए कि सत्ता हासिल करने के लिए ये लोग कितना नीचे तक गिर सकते हैं। ये लोग प्रतिष्ठा जी, आप उस समय की कांग्रेस की बात कर रही हैं जब कांग्रेस की तूती बोला करती थी, और आज की कांग्रेस में फर्क लगता है आपको कुछ? आज की स्थिति आप देख रही हैं कांग्रेस की क्या हो रही है? लोग छोड़ के जा रहे हैं, चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। आप हर योजना का 80% एडवर्टाइज के अंदर खर्च करते हैं। आप देख लीजिए, आपके सामने, आप चाहे डाटा निकाल कर देख लीजिए, लगता कुछ नहीं है। लागत जो होती है, जो 20% खर्च होता है उस योजना का बेनिफिट लोगों को 20% का ही मिलता है, बाकी 80% तो इनके एडवर्टाइज के अंदर खर्च होता है। ठीक है लक्ष्मीकांत जी बताइए। अब देखिए प्रतिष्ठा जी लगातार यही कह रही हैं कि भैया आप लोगों ने बेवकूफ बनाया, सरकार बना ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, 3 जगह तो मैंने आपको बता दिया। 3 ठग आते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये गाय नहीं, ये तो गधा है। फिर दूसरा आता है, वो कहता है गधा है। तीसरा कहता है, तो आखिरी में उस पंडित जी महाराज को उस गाय में भी गधा नजर आने लग जाता है। ये कहानी है इनकी और बाकी कुछ नहीं है बीजेपी। ठीक है लक्ष्मीकांत जी बताइए। कनक कनक से सुगुनी मादकता अधिक है, एक खाए बोरायनर एक खाए पगला है। कांग्रेस इस स्थिति से इतर नहीं है। मेरी बहन प्रतिष्ठा जी अभी कह रही थी, मैं इनको सुन रहा था, बड़े धैर्य के साथ मैंने इनको सुना और मुझे लगता है पूरे धैर्य के साथ मुझे सुनेंगी। अभी इन्होंने बहुत सारी बातें महंगाई किसान निधि को लेकर ही बोली। यदि मोदी जी ने किसान निधि देने का काम किया तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। यदि किसान क्रेडिट कार्ड के, अब ये बोलते हैं लगातार किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यदि किसानों को सम्मान बढ़ाने का काम किया तो मोदी जी ने किया। यदि आज जमीन के माध्यम से किसानों को फसल को बो करके उसकी सही उपज मिले, इसके पर ध्यान देने का काम किया तो मोदी जी ने किया। यदि मोदी जी ने सम्मान, महिलाओं को सम्मान देने का काम मोदी जी ने किया। और जिस प्रकार का, अब ये मैं इनसे बात कर लूं, यदि हिंदुस्तान की पवित्र धरा पर 70% कांग्रेस ने एक एक करके बात कीजिए, गैस सिलेंडर देने का काम नहीं किया, माननीय मोदी जी ने उज्ज्वला गैस के माध्यम से लोगों की माओं के आंसू, बेटियों के आंसू पहुंचाने का काम किया। राजस्थान के भारत के प्रधानमंत्री ने
सरकार ने शौचालय बनाकर महिलाओं की रक्षा करने का काम किया, ये माननीय मोदी जी ने किया। आम जनता के बीच जाइए। माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाखों आवास का काम किया, माननीय मोदी जी ने किया। यदि किसानों को सम्मान देने का काम किया, माननीय मोदी जी ने किया। पीएम गरीब कल्याण के माध्यम से लाखों गरीबों का गौरवपूर्ण काम किया, मोदी जी ने किया। यदि जनधन खातों के माध्यम से गृहिणी को घर की मुखिया बनाने का काम किया, मोदी जी ने किया। और सीधी सब्सिडी जो ये लोग खा जाया करते थे, बिचौली खाते थे, वह सीधी सब्सिडी बैंक खाते में पहुंचाने का काम किया, तो माननीय मोदी जी ने किया। यदि जल मिशन के माध्यम से लाखों नलों पर पानी देने का काम किया, तो माननीय मोदी जी ने किया। यदि मोदी जी ने वंदे भारत ट्रेन चलाकर ट्रेन बनाने का काम किया, तो माननीय ठीक है। अब प्रतिष्ठा जी आप एक चीज बताइए, आप देखिए लक्ष्मीकांत जी ने तमाम चीजें गिना दी, लक्ष्मीकांत जी ने तमाम चीजें गिना दी, क्योंकि उनके पास गिनाने के लिए चीजें हैं। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, गिना दी आपने, 12 करोड़ से अधिक ठीक है, खाते खुले। चलिए ठीक है लक्ष्मीकांत जी, करता है कि 10 वर्षों में 12 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार के माध्यम से सर्जन हुए। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, लोग नौकरियां दी हिंदुस्तान भर में। और मुद्रा स्टार्टअप योजना के माध्यम से लाखों युवाओं को रोजगार के माध्यम से सर्जन करवा, उद्योग खुलवाए। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, रोकूंगा। कहाँ देंगे ये? ठीक है लक्ष्मीकांत जी, रोक रहा हूँ। कांग्रेस टिक नहीं पाती, कांग्रेस के लोग मोदी। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, ठीक है लक्ष्मीकांत जी, रोकूंगा। प्रतिष्ठा जी आप एक चीज ये बताइए। अरे मैं तो बिल्कुल इनको रोक लें, इनकी ट्रेन चलती रहती है भाई। नहीं हम ट्रेन रुकवाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अब आप रुकिए ना लक्ष्मीकांत जी, एक बार पूछ लें आपसे। हिंदुस्तान में ट्रेन रुकी हुई है। ठीक है, द्वारा स्थापित कांग्रेस आज जो सबसे बड़ी नहीं, अब ऐसे बात नहीं हो पाएगी ना। फिर आप एक एक करके बात करेंगे तो बेहतर रहेगा, जो दर्शक देख रहे हैं समझ तो पाएंगे। प्रतिष्ठा जी, अब लक्ष्मीकांत जी ने तमाम चीजें गिना दी, बोल नहीं पाएंगे। लक्ष्मीकांत जी ने तमाम चीजें गिना दी कि ये हुआ, ऐसे हुआ। सरकार को बने हुए राजस्थान में बात करते हैं, 90 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। ईआरसीपी को लेकर फैसले, तमाम चीजें देखने को मिली। ठीक है, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए, डीए बढ़ गया, तमाम चीजें और भी बता रहा हूं मैं, और भी तमाम चीजें इस 90 दिनों के। बताएंगे क्या मोहतरमा? हाँ जी, कम किया आपने कभी? 54 कम किया आपने कभी? 10 पैसे कम किए कभी आपने? 5 पैसे कम किए कभी आपने? जाने नहीं है, 5 से 7 के थे, झूठ बोल किया आपने? बढ़ाने के लिए किया आपने? राजस्थान की जनता को दिया आपने? सिवाय महिला की अस्मिता लगातार लुटती रही राजस्थान में, लेकिन अशोक गहलोत दिनों बनकर बंसी बजाते रहे होटल में। आप कितना झूठ नहीं किया, होटल से राज चलाया कि नहीं चलाया? क्या चला? आपने कुछ भी नहीं किया। मेरी बहन बोल नहीं पाएंगी, मैं बोलने दूंगा नहीं यदि मैं अपनी पे आ गया तो। नहीं लक्ष्मीकांत जी ऐसे नहीं ना, बोलने दीजिए ना लक्ष्मीकांत जी, उनको भी बोलने दीजिए, इस तरीके से नहीं। तो मैं भाई सर इनको समझाइए कि मैं बोलूं तो बीच में नहीं बोले। मौसम को समझा दीजिए बात आप अच्छे से, समझ में नहीं आती इनके। अब मैंने लक्ष्मीकांत जी अब लक्ष्मीकांत जी प्रतिष्ठा जी से पूछा है ना मैंने, समय में नहीं बोले। लक्ष्मीकांत जी प्रतिष्ठा जी से पूछा है ना मैंने, अब उनको बोलने तो दीजिए, एक बार जवाब तो ले लूं उनसे। प्रतिष्ठा जी बताइए। जी देखिए, सबसे पहले आप और इस पूरे जो भी दर्शक हैं आपके, इनको मैं एक बात आप उनसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि पूरे दर्शकों ने भी सुना होगा कि मैं बीच में नहीं बोली। मैंने इनको 10-12 मिनट इन्होंने जो भी अनाप शनाप बोला सबको मैंने धैर्य से सुना, लेकिन बीच में बोलने के काम बीजेपी के प्रवक्ता करते हो, आरोप दूसरे पे। ये इनके बहुत बड़ी जादूगरी, इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि खुद करो और उसका आरोप दूसरे के सर पे मट के चलते बनो। ये एक बहुत पारंगत है, ये लोग बीजेपी पूरी ही इस चीज में माहिर है और ये सत्य है। ये इस दर्शकों को भी समझना पड़ेगा। और आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने भी देखा होगा मैंने नहीं बोला इनके बीच में, लेकिन ये मेरे को बोलने नहीं दे रहे। अच्छा, इस लेवल पे ये करें तो मैं इनके लेवल पर भी आ जाती हूँ, मैं भी नहीं बोलने दूंगी एक शब्द। नहीं अब ऐसे चर्चा करने का फायदा क्या है? आप देखिए जो मुख्य मुद्दे उन पे आइए ना आप। अब आप ईआरसीपी का लगातार जिक्र हुआ, पेट्रोल डीजल के पैसे कम हो गए, डीए बढ़ गया, तमाम चीजें 90 दिन के अंदर हो रही है ना, संतुष्ट हैं? गुजरात के लेवल पर आ गए, हरियाणा और गुजरात के लेवल पर आ गया था पेट्रोल डीजल का जो इन्होंने मुद्दा बनाया था। प्रदेश के जो प्रधानमंत्री आकर कह के गए थे, बोला 10 से 12 रुपए सस्ता होगा। जनता ने तो बिलीव किया ना, मोदी की गारंटी पे बिलीव किया, लेकिन हुआ क्या? कितना सस्ता हुआ ये तो आपके पास भी है, पूरी जनता भी जानती है कि प्रतिष्ठा जी। लेकिन खास बात यह है कि मुख्यमंत्री साहब ने हाल ही के दिनों में ये कहा है, मुख्यमंत्री साहब ने हाल ही के दिनों में ये कहा है कि जो हमने वादे किए थे वो हम धीमे धीमे करके पूरे कर रहे हैं। अभी तो 90 दिन से ज्यादा का समय हुआ है, अभी जैसे जैसे समय और बढ़ेगा जो वादे और हैं वो भी पूरे होंगे। नहीं, क्या ऐसे ही पूरे होंगे? जैसे आप देखिए 12,000 का कहा था, लेकिन मात्र 2,000 बढ़ाए। 6,000 का कहा था किसान सम्मान निधि में, मात्र 2,000 रुपए बढ़ा के पूर्ति हो गई, बोलो हो गया। पेट्रोल डीजल के 10 से 12 रुपए कम करने थे, लेकिन कितना कम किया ये सबके सामने है। मतलब मेरे कहने से नहीं है, ये सबके सामने है कि कितना कम किया। तो जो भी पूर्ति होगी वो इसी लेवल पर होगी। और ये तो चुनाव थे,
इसके बाद में और भी इनकी गति बहुत सुदृढ़ हो जाएगी, पूरा देश भी इसको देखेगा। क्योंकि ये तो 2014 के अंदर भी स्मृति ईरानी जी सिलेंडर उठाकर प्रदर्शन करती थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, जब 450 का सिलेंडर था और पूरी देश की जनता के लिए था। आज वही सिलेंडर किस दाम में मिल रहा है, आज महंगाई नजर नहीं आ रही। तो ये चीजें हैं, ये इनका जो चरित्र है वो बहुत ही दोगला है, और दिखाने का और करने का मतलब, वो एक कहावत है कि हाथी के दांत दिखाने के दूसरे और खाने के दूसरे, वो बीजेपी के हैं। क्योंकि इनका जो आप ईआरसीपी की बात कीजिए, ईआरसीपी को किसने रोका? सेंटर ने रोका। ईआरसीपी पर 1700 करोड़ रुपए गहलोत सरकार खर्च कर चुकी थी सेंटर की बिना मदद के। आज जब इनको सिर्फ 800 करोड़ रुपए और खर्च करेंगे, लेकिन श्रेय ये लूटना चाहते हैं उस चीज का जो काम को आपने बाधा डाला, केवल सत्ता के लिए लोगों को बेनिफिट नहीं पहुंचने दिया। उसके लिए आपको, बल्कि इस राजस्थान के किसान से आपको माफी मांगनी चाहिए कि भैया हमने सत्ता हासिल करने के लिए इस ईआरसीपी योजना को रोकने का काम किया था। और चिट्ठी भी आई थी वहां से कि भाई आप नहीं कर सकते अपने लेवल पर, जब गहलोत साहब ने इसके अंदर बजट के अंदर इसकी घोषणा की थी। तो ये जो तमाम चीजें जिस तरह से इन्होंने गोलमोल घुमाकर लोगों को कहा कुछ और कर कुछ रहे हैं, ये चीजें सबके सामने आ चुकी है। आज इन्होंने ये कहा था कि हम योजनाएं बंद नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे करके बहुत सारी योजनाएं बंद कर दी। राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना बंद कर दी। चिरंजीव का भी जो 25 लाख तक का ट्रीटमेंट था वो घटाकर कहाँ कर दिया, आयुष्मान में उसको कर दिया। और उसके अंदर भी जो सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे है उनको ये ट्रीटमेंट देंगे। तो ये तमाम चीजें हैं जो इन्होंने बोला कुछ था और कर कुछ रहे हैं। ठीक है, अब कर कुछ और रहे हैं, ये आपका कहना। लक्ष्मीकांत जी बताइए। मैं ईआरसीपी से शुरू कर देता हूं उनकी बात। ठीक है। माननीय मोहतरमा ने ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री तो चालू करने का प्रयास किया, लेकिन केंद्र रोक दी। मैं इसकी शुरुआत और उद्गम तक जाता हूँ। माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी की सरकार ने नदी जल जोड़ो अभियान के तहत इस कार्यक्रम को लिया था और माननीय सुरेश प्रभु जी अध्यक्षता में कमेटी गठित की, जहां पर 31 अधिक स्थान चिन्हित किए गए। ये दुर्भाग्य से माननीय अटल जी की सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार आ गई। 2004 से 14 तक कांग्रेस की सरकार रही, इस विषय पर एक शब्द नहीं बनाया, एक विषय नहीं बढ़ाया गया। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद इस विषय को बढ़ाया गया। माननीय वसुंधरा जी के शासनकाल में डीपीआर बना, लेकिन डीपीआर बनने के पश्चात वसुंधरा सरकार चली गई। 2018 में जब केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। और कांग्रेस के तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, जो माने अशोक गहलोत जी के मित्र थे, उन्होंने उस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की, एमओयू साइन नहीं किया, जिसका ईआरसीपी का मुद्दा अटका रहा। इसके लिए कोई दोषी है तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, जनता अच्छे से जाने। और राजस्थान की अभी बहुत सारी बातें मेरी बहन यहाँ पर कर रही थी। राजस्थान में पेट्रोल डीजल के दाम हमने कितने कम किए तो विषय अलग हो सकता है, लेकिन आपने कभी पेट्रोल डीजल के दाम कम करने का प्रयास भी किया तो बता दें। आपने केवल मात्र क्या काम क्या किया, अन्नपूर्णा का नाम हटाकर इंदिरा गांधी रसोई कर दिया, क्योंकि आपको हिंदू देवी देवताओं के नाम से आपत्ति है। आपने यह काम किया। आपने भामाशाह का नाम हटाकर चिरंजीवी कर दिया, क्योंकि आपको भामाशाह राजस्थान के भामाशाह थे, उनके नाम पर आपत्ति थी, इसलिए आपने उसका नाम हटा दिया। आपने बता दें 25 लाख रुपए इलाज पूरे राजस्थान में एक भी आदमी किया हो तो मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस की प्रवक्ता को, उसका नाम बता दें कि इस व्यक्ति का 25 लाख का इलाज हमने चिरंजीवी योजना के माध्यम से किया। बता दें, एक भी नाम बता दें। और मुझे सबसे बड़ा मुद्दा बता दें कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक मिनट बता दें, एक मिनट जवाब देना। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने 5 साल तक बाजरे के खरीद केंद्र क्यों नहीं खोले, बता दें। एमएसपी पढ़ने के बाद भी बाजरे खरीद केंद्र क्यों नहीं खोले, 5 वर्ष तक खरीद केंद्र बाजरे के क्यों बंद रहे, बता। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कितने खराब फसलों का मुआवजा दिया, बता दें। राजस्थान के पूर्व राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, वायनाड के सांसद राहुल गांधी राजस्थान में आए थे तो एक गिनती बोला करते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और गिनती खत्म, किसान का कर्ज माफ। राजस्थान में एक भी किसान का नाम बता दीजिए जिसका संपूर्ण कर्ज माफ कर दिया गया, बता दें। किसान को कितने यूनिट आपने बिजली दी और कब दी और कितने घंटे बिजली आई, बता दें। राजस्थान में पिछली कांग्रेस शासन के समय कितने यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ, बता दें। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री ने सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली लाने का प्रयास किया, आत्मनिर्भर राजस्थान बिजली के माध्यम से होगा। ये साधुवाद राजस्थान के मुख्यमंत्री हमारे भजन लाल जी को। कितने यूनिट बिजली का उत्पादन किया, बताएंगे आप? कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन बढ़ा पिछले शासनकाल, बताएंगे आप?
आप बताइए। बिजली नहीं बनाने का ठीक है प्रतिष्ठा जी बोलिए, प्रतिष्ठा जी बोलिए। एक पैसे यूनिट नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन आपने कितनी यूनिट आपने लगातार बढ़ाई? नहीं प्रतिष्ठा जी आप बोलिए। के पास आपने कितने रुपए बिजली में बढ़ाए बताइए राजस्थान किसान को। किसान को आप छोड़िए, जयपुर तो छोड़िए, आप जिले स्तर की बात कर लेता हूँ। राजस्थान के अंदर किसी भी जिले में आपने यदि बिजली 8 घंटे आई हो, हेडक्वार्टर जिला हेडक्वार्टर बता दीजिए। ठीक है, अब एक बार हमने बताने तो दीजिए ना, तो बता दीजिए। अब लक्ष्मीकांत जी ने बोलने तो दीजिए। ठंड के अंदर उसको पता था, आपको पता नहीं किसान कैसे पान करता है। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, कोई फायदा नहीं इन बातों का, आप बोले जाएंगे आवाज ही नहीं पहुंचेगी। प्रतिष्ठा जी बताइए, कई सारी चीजें उन्होंने पूछ ली हैं, बताइए। जो भी कहा टोटल झूठ कहा, टोटल एक भी बात सत्य नहीं थी। किसानों का कर्ज माफ हुआ, जो सरकारी बैंक है उनके जो किसान थे उनसे जो कर्जा ले रखा था वो बहुत सारे किसानों का मतलब एक दो का नहीं, बहुत सारे किसान थे जिनका संपूर्ण कर्ज माफ हुआ। दूसरी बात कि कर्ज के लिए मुख्यमंत्री जी ने कई बार लेटर लिखा कि क्योंकि देखिए सेंटर की सरकार देश के अंदर इसलिए होती है कि वो राज्य की सरकारों की जो मदद है, क्योंकि सेंटर को तो सभी राज्यों का ध्यान रखना होता है और उनकी मदद करे, तो जो उनसे मांग की कि भाई आप इसके अंदर हमारे जो कॉर्पोरेट बैंक है इनसे सेटलमेंट करवा दीजिए ताकि हम सभी किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ कर सके, लेकिन इन्होंने केवल और केवल विपक्ष की भूमिका निभाई, उसको रोकने का प्रयास किया। जो बिल कि किसानों की भूमि नीलाम नहीं हो सकती वो राज्यपाल ने रोकने का प्रयास किया, राज्यपाल के पास ही अटका के रखा। तो ये तमाम चीजें जो राजस्थान के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब करने वाले थे उनको रोकने का इन्होंने काम किया, उसके बावजूद भी ये उनको नहीं रोक पाए। तमाम जनहित की योजनाएं उन्होंने चालू की और जिसका बेनिफिट जनता को मिला। आज जनता कह रही है कि भाई चिरंजीव में हमारा जो जिन लोगों का ऑपरेशन होते थे हार्ट वगैरह के, उनकी जमीन तक बिक जाती थी लेकिन उनका फ्री इलाज हुआ। इन लोगों ने, प्रधानमंत्री आकर बोला कि मैं योजनाएं बंद नहीं करूंगा, लोगों ने भरोसा कर लिया कि शायद योजनाएं चलती रहेगी, लेकिन आज वही जनता पछता रही है कि ये योजनाएं तो धीरे धीरे करके बंद कर रहे हैं रिव्यू के नाम पर। बहुत सारियों का रिव्यू में गया, कुछ को इसलिए नहीं किया क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पे है। जब लोकसभा चुनाव खत्म होंगे तो तमाम योजनाओं को बंद कर देंगे। ईआरसीपी के लिए पहले बता चुकी कि किस तरह से इन्होंने रोकने का। ईआरसीपी पर वसुंधरा सरकार ने डीआरपी बना के भेज दी थी, हमने इसलिए चेंज नहीं किया कि शायद हम बनाए तो ये रोकेंगे, इसलिए उसी चीज को ही हमने चालू रखा कि भाई इसी को दे दीजिए। आपने किस लेवल पर कितने पानी के ऊपर समझौता किया आज आप बता नहीं पाए हैं प्रदेश को कि आपने, क्योंकि जो पानी पर आपने समझौता किया ना वो पीने का पानी की भी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी, और इस पानी पर समझौता करना इनसे आज ये मान लीजिए कि इनसे दूर होकर जो चुनाव लड़े बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बताया कि ये केवल और केवल एक धोखा है राजस्थान की जनता के लिए, क्योंकि ये चीज तो 5 साल बाद पता चलेगा, लेकिन ये केवल चुनाव में इसको बुलाना चाह रहे हैं कि हमने ईआरपी की समझौता किया है, लेकिन वो समझौता इतना है जो राजस्थान की जनता को की प्यास बुझाने में नाकाफी है। नहीं बताए आपने कितने % पानी के ऊपर समझौता आपने किया, 50% पे 75% पे बताए तो सही ना, आप नहीं बता पाए क्योंकि आप केवल दिखाना कुछ चाहते हैं और करना आप कुछ भी नहीं चाहते। करना तो केवल और केवल अडानी और अंबानी के लिए करना चाहते हैं, उनकी संपत्ति तो खूब बढ़ गई लेकिन आम आदमी त्रस्त है। कितने युवाओं को बेरोजगार हो गए, ये डाटा आप रखिए। आप अकाउंट की बात करते हैं कि अकाउंट खुलवाए तो लोगों को एक भ्रम था कि जो हमारे देश का जो मुख्यमंत्री ने जो ये कहा था कि 15-15 लाख आएंगे, तो भाग के अकाउंट इसलिए खुलवा लिए कि भाई 15 लाख शायद इस अकाउंट में आएंगे। बहुत लोगों ने बाद में पूछा, बोलो वो अकाउंट तो खुलवाए तो प्रधानमंत्री जी ने, पर वह आयो कहीं को न मगाया तो सिर्फ था जो जमा पैसा था वह निकलवा लिया इन्ना, बाकी और कुछ को ना जानो। और आज भी लोग उस चीज को मानते हैं। आपने नोटबंदी की कि इससे ब्लैक मनी के ऊपर विराम लगेगा, आप ये नहीं बता पाए कि कितनी जमा हुई, क्योंकि जितनी जमा हुई वो उसमें जो भी जितने भी थे आपने तो नकली नोटों तक को जमा कर लिया, आपके पास कोई हिसाब किताब आप उसका नहीं दे पाए देश को। आप ये बताइए कि आपने 10 साल तक शासन किया, आप जवाब दे पाते हैं? नहीं। केवल एक काम करते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने ये किया, अरे कांग्रेस को आप कोसना बंद कीजिए, अपना दायित्व लीजिए। मान लीजिए, मैं आपकी बात को मान लेती हूँ 1 मिनट के लिए कि कांग्रेस ने शायद कुछ गलतियां की होगी जिस वजह से कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, मान लीजिए,
इस बात को, लेकिन आप उन गलतियों को सुधारने का काम कीजिए ना। आप आज यही बताते हैं कि कांग्रेस ने ये किया था, अभी भी आप कांग्रेस ने वो किया था, आप ये नहीं बताते हमने क्या किया और कितना किया, आपने कहा क्या किया क्या। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात थी, आपने कहां कर दिया बताइए। देश के 2024 में किसानों की आय दोगुनी होगी, किस किसान की हुई? आप एक का नाम मुझे बता दीजिए कि भाई इस किसान की दोगुनी हो गई, किसी की नहीं। आपने जिस किसान का यूज किया था कि भाई ये कर्ज में दब गया, उस किसान ने तो आकर बेचारे ने अपनी बात सबके सामने रखी कि भैया मेरे को तो चीनी चाय पत्ती मिलनी बंद हो गई गांव में, लोग मैं बैठता हूँ दुकान पे चाय पीने, तो वो कहते पहले पैसे दो बाबूजी, था तो नीलाम हो गई। चलो ठीक है लक्ष्मीकांत जी, ठीक है। अब देखिए क्या दिया क्या लिया उस पर चर्चा हो गई, किस पार्टी ने क्या दिया क्या लिया उस पर चर्चा हो गई। लेकिन अब मौजूदा स्थिति में, अब क्योंकि समय कम है, कांग्रेस पार्टी के लिए उम्मीदवार लगातार उतारने की एक रणनीति बनाई जा रही है, वो लोग भी लगातार बना रहे हैं, आप लोगों के भी कुछ प्रत्याशी बचे हुए जिनको आप लोग भी मैदान में उतारेंगे। लेकिन आपकी सीट पर खासतौर पर ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी की सीटों पर कुछ बदलाव हैं, जो बड़े चेहरे हैं वो थोड़ी दूरी बनाए हुए हैं और कुछ नए चेहरों को लाने की तैयारी चल रही है। कांग्रेस अब पुराने लोगों पर विश्वास खोती हुई जा रही है क्या, या लोग ही बचते हुए नजर आ रहे हैं चुनाव लड़ने से? नहीं, मैंने पहले भी कहा कांग्रेस तमाम नेता मानी कपिल सिब्बल जी जो समाजवादी पार्टी से यूपी से चुने जा सकते हैं, मानी गुलाम नबी आजाद जैसा व्यक्ति कांग्रेस छोड़ जा सकता है। कांग्रेस के तमाम नेता धीरे धीरे कांग्रेस से किनारा करते जा रहे हैं। बड़े नेता कांग्रेस चुनाव लड़ने को इच्छुक नहीं है, अशोक चौहान जैसे लोग कांग्रेस छोड़ देते हैं। तो मैंने माना राजस्थान के अंदर स्थिति और भी खराब है। मानी गहलोत साहब चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, मानी जोशी जी नहीं है, मानी जितेंद्र सिंह जी नहीं है, मानी सचिन पायलट साहब नहीं है, मानी धारीवाल जी नहीं है। तो ये तमाम नेता चुनाव लड़ने तैयार नहीं थी। यार धारीवाल चुनाव लड़ने तैयार तो पहला बुजुर्ग की आपको आवश्यकता क्या? क्योंकि आपके पास धारीवाल चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। आपके बड़े बड़े नेता चुनाव से किनारा कर रहे हैं, आप उन चैनों को मौका देने के आप आज प्रयास कर रहे हैं जो चुनाव जीतने की हैसियत नहीं रखते। मैं हैसियत शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, हैसियत नहीं रखते उन नेताओं का आप चुनाव लड़ाने जा रहे हैं राजस्थान में। और राजस्थान में जिस प्रकार का माहौल कांग्रेस के लिए बना हुआ है, मेरा मानना है कांग्रेस तो इस बार कहीं दिखेगी नहीं। पिछली बार 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, इस बार भारतीय जनता पार्टी 25 सीटें जीतेगी, लेकिन तमाम सीटें 5 लाख के ऊपर जीतेगी। नहीं, आप ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा तथा माननीय मोदी जी की झोली में डालेगी 25-25 सीटें, और तमाम सीटें 25 लाख से ऊपर जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी। ठीक है प्रतिष्ठा जी बताइए, मान के चलिए। प्रतिष्ठा जी देखिए 25 सीटों का तो ये कह रहे भाई 25 तो हम पहले भी जीते थे, अब 26 का वादा कर दो, क्योंकि आपके लिए कोई चीज वो नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने में कुछ जाता नहीं किसी का भी। आप देखिए करण सिंह जी ने कौन खुद सीट जीते राजस्थान में? एक सीट का नाम बता दीजिए कि हम ये सीट जीतने वाले हैं। तो फाइनल पूछ देता हूँ चलो आपने प्रतिष्ठा जी कि राजस्थान में एक सीट का नाम बता दें कि ये तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, इस सीट को हार सकते बता दें प्लीज। परिणाम जब चुनाव एक सीट का नाम बता दें, हम तो 25 जीतेंगे, आप एक सीट का नाम बता दें कि हम ये सीट तो हम जीतेंगे जीतेंगे, नाम बता दीजिए, मान जाऊंगा आपको मैं। क्या कांग्रेस प्रवक्ता है? आप एक सीट का नाम बताइए और वो सीट अपन 4 तक डिस्कस अवश्य करेंगे कि ये सीट कांग्रेस जीत गई जो आपने कही थी आज। क्योंकि आप सीट का नाम बताइए, कौन सीट जीतने वाली है कांग्रेस? 25 में से कौन? अरे बोलने तो दीजिए उनको, लक्ष्मीकांत जी बोलने तो दीजिए उनको। मैंने इनको ऐसे मौका दिया और ये अब फिर उसी लेवल पे, क्योंकि इनकी आदतें इतनी खराब है। बता दीजिए एक, मैं तो खाली आप नाम पूछा है मैडम, आपसे मैंने एक नाम तो पूछा है कि नाम बता दे बस। अरे नाम बताने तो दीजिए उनको। एक तो जीत रहे हैं हम, कम से कम हम 20 सीट जीत रहे हैं, आपको 5 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगी राजस्थान में, ये मैं कह रही हूँ। आप एक का क्या नाम बताओ? 5 सीटें हम कौन सी हार रहे हो बता दें, कौन सी 5 सीटें हार रहे हैं उसका नाम बता दें। आप बताइए कौन सी 5 सीटें हार रहे हैं उनका नाम बता दीजिए आप। वो तो हार रहे हैं। चलिए ठीक है, अब समय कम है, ठीक है अब समय कम है, दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है अब बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, आरोप प्रत्यारोप जरूर जारी है क्योंकि चुनाव नजदीक आ चुके हैं, दल बदल की राजनीति तेज हो चुकी है। लेकिन अब जनता किसके नाम पर मोहर लगाएगी, कौन सी सीट से कौन सा बचा हुआ प्रत्याशी भी उतारा जाएगा, ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी। फिलहाल बड़ी व्यस्तता वीकली सिर्फ इतना ही, नमस्कार।